रीज़ेरो के कैरेक्टर इमोशनली नहीं इंसेनली भी पावरफुल है। लेकिन क्या तुम्हें पता है रीज़ेरो के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स कौन है? मैंने रीज़ेरो के 15 कैरेक्टर को रैंक किया है उनकी एबिलिटीज, फीट और रियल लॉजिक के साथ। और नंबर 1 पे जो है उसकी पावर लिटरली डेथ और टाइम को आराम से डिफीट कर सकती है। तो रेडी हो शॉक होने के लिए? हमारी 15th रैंक पर आता है एल। ये पर्सिलिया का नाइट है जो अपनी रीज़ेरो की दुनिया में थोड़ा मिस्टीरियस और थोड़ा पावरफुल कैरेक्टर है। नहीं, इसके पास कोई फैंसी मैजिक नहीं है, लेकिन इसकी इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजी के मेथड सबको हैरान कर देते हैं। अगर बात करें उसके कॉम्बैट स्टाइल की, उसकी एबिलिटीज अभी इतनी ज्यादा हाईलाइट नहीं करी गई, बट वो अपने इंटेलिजेंस की वजह से कभी भी इग्नोर नहीं होता। लिटरली माइंड गेम और प्लानिंग में एल का कोई जवाब नहीं, कोई सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ नहीं, बस अपने दिमाग के पावर से गेम को जीतने का जुनून रखता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर पर। इसको मैंने 14 रैंक दी है। ये लड़की एरोगेंट, सेल्फ सेंटर्ड और रॉयल प्राइड से भरी पड़ी है। उसकी प्रेजेंस ही इतनी डोमिनेटिंग है कि लोग उसके सामने नेचुरली हेड डाउन कर लेते हैं। पर्सिलिया का वेपन है मैजिकल सोर्ड, जो उसकी प्राइड और कॉन्फिडेंस से लिंक्ड है। ये ब्लेड सिर्फ फिजिकल डैमेज नहीं करता बल्कि मैजिकल फोर्स भी जनरेट करता है और लिटरली उसके सामने वाला ओपोनेंट्स बीच में से कट जाता है। इस स्वॉर्ड में मेन चार्म है कि ये उसके मेंटल डोमिनेंस को कॉम्बैट पावर में कन्वर्ट करता है। मतलब ये जितनी कॉन्फिडेंट होती है स्वॉर्ड उतनी ही ज्यादा पावरफुल बन जाती है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर पर। इसका नाम है गारफील्ड टेंसेल। इसको मैंने 13th रैंक दी है। ये बंदा वाइल्ड, इम्पल्सिव और इमोशनल फाइटर जो अपनी माँ और टेरिटरी के लिए अपनी जान भी दे सकता है। गारफील्ड का अग्रेसिव नेचर उसे एक ब्रूटल फाइटर बनाता है और जब वो ट्रांसफॉर्म होता है तो बैटलफील्ड का असली बीस्ट बन जाता है। ये है डेमी बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। इस फॉर्म में गारफील्ड की स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसकी रीजनरेशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने जख्म फटाफट भर सकता है फाइट के बीच में, और इस वजह से वो अपने ओपोनेंट्स को जल्दी हरा सकता है। वो अर्थ मैजिक का भी यूज कर सकता है जिसमें रॉक बेस्ड अटैक भी शामिल है। अब तुम लोग पूछोगे कि मैंने इसे पर्सिलिया से ऊपर क्यों रखा। पर्सिलिया स्ट्रेटेजिक और मैजिकल पावर में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन गारफील्ड की रॉ डिस्ट्रक्टिव पावर, बीस्ट फॉर्म और रीजनरेटिव यूज डायरेक्ट कॉम्बैट में उसे ऊपर ले आता है। सीधी बात कहूं तो बैटलफील्ड का बुलडोजर है जिसे रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नेक्स्ट कैरेक्टर है जूलियस। मुझे इसका पूरा नाम पता है बट मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता। जूलियस एक नोबल और एक डिसिप्लिन मैजिक नाइट है। वो इमोशन से नहीं स्ट्रेटेजी से लड़ता है। जूलियस के पास मल्टीपल स्पिरिट्स है जिसके थ्रू वो मल्टी एलिमेंटल मैजिक यूज करता है, जैसे विंड, लाइट और इल्यूजन बेस अटैक। उसने अपनी आत्मा को स्पिरिट्स के साथ डीपली बॉन्ड कर लिया है, इसलिए वो उनका फुल पोटेंशियल यूज कर पाता है। मैंने इसे गारफील्ड से इसलिए ऊपर रखा है, गारफील्ड की पावर रॉ स्ट्रेंथ और बीस्ट फॉर्म पर बेस्ड है, जबकि जूलियस एक बैलेंस्ड और एक स्मार्ट फाइटर है। उसकी स्पीड, मल्टीपल स्पिरिट मैजिक और स्ट्रेटेजी उसे उस पोजीशन पे लाते हैं जहां वो गारफील्ड जैसे पावर हाउस को भी ओवर पावर कर सकता है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की। इसका नाम है एमिलिया, या कह लो सुबारू की एमिलिया। क्रिंज हो गया। एमिलिया एक काइंड हार्टेड और प्योर सोल है जो अपनी पावर्स को कभी अपने बेनिफिट के लिए नहीं बल्कि दुनिया की मदद के लिए यूज करती है। एमिलिया का आइस मैजिक बहुत पावरफुल है जिससे वो आइस स्टॉर्म, फ्रीजिंग स्पेल्स और मैसिव आइस कॉन्स्ट्रक्ट्स क्रिएट कर सकती है। जब पंक उसके साथ था तो दोनों का कॉम्बिनेशन बैटलफील्ड को रोक के रख सकता था। एमिलिया अपनी सराउंडिंग्स को आइस में कन्वर्ट कर सकती है, इससे वो अपने एनिमीज को जान से भी मार सकती है। एमिलिया इजीली हवा में उड़ सकती है और आइस वेपन जैसे शील्ड भी क्रिएट कर सकती है। उसका मैजिक सिर्फ ऑफेंसिव नहीं बल्कि डिफेंसिव भी, हीलिंग के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। देखो, एमिलिया को मैंने 11th रैंक पर इसलिए रखा क्योंकि उसकी पावर पोटेंशियल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर वो अपने इमोशन स्टेबिलिटी को थोड़ा इंप्रूव करे तो वो लिटरली स्टेला के बराबर पहुंच जाएगी। उसका आइस मैजिक और स्पिरिचुअल कनेक्शन पंक के साथ बहुत पावरफुल बना देता है, जिस वजह से वो बाकी कैरेक्टर से ऊपर है। अब बात करते हैं अपने 10th कैरेक्टर की, जिसका नाम है बिएट्रिस। बिएट्रिस क्यूट और छोटी सी दिखती है, लेकिन रीज़ेरो में सबसे डेंजरस और एंशिएंट मैजिक यूजर्स में से एक है। बिएट्रिस का कैरेक्टर टी-सिंडर टाइप है, मतलब शुरू में वो रूड और इगोइस्टिक वाली कैरेक्टर लगती है, लेकिन अंदर से वो लॉयल और केयरिंग है। बिएट्रिस येन मैजिक की मास्टर है, एक रेयर और पावरफुल टाइप ऑफ मैजिक जो स्पेस टाइम मैनिपुलेशन और एब्सोल्यूट डिफेंस जैसी चीजें अलाउ करता है। जब तक बिएट्रिस अपने कॉन्ट्रैक्ट होल्डर के साथ बॉन्डेड है, जैसे सुबारू, उसके पास लिमिटलेस माना होता है, मतलब एंडलेस स्पेल्स बिना रुके। बिएट्रिस हजारों साल पुरानी है, उसके पास एंशिएंट मैजिक की नॉलेज है जो कि किसी के पास नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि
मैंने इसे 10th रैंक पे क्यों रखा? वेल, बिएट्रिक्स एमिलिया से इसलिए आगे है क्योंकि बिएट्रिक्स के पास इनफिनाइट माना, स्पेस मैनिपुलेशन और रियलिटी बेंडिंग पावर्स हैं। जूलियस और गारफील्ड जैसे फाइटर को भी बिएट्रिक्स के मैजिक के अगेंस्ट चांस चाहिए स्ट्रेटेजी के साथ। और तो बिएट्रिक्स पूरी आर्मी को सोलो हैंडल कर सकती है, इसलिए मैंने उसे 10th रैंक पे रखा है। अब बात करें अपने 9th कैरेक्टर की, जिसका नाम पंक है। छोटा, फ्लफी और क्यूट दिखने वाला पंक असल में एक ग्रेट स्पिरिट ऑफ फायर है। उसका नेचर प्लेफुल है, पर जब एमिलिया पे बात आती है वो लिटरली मॉन्स्टर बन जाता है। वो एक स्पिरिट है, इसलिए उसके पास माना सोर्स की कभी कमी ही नहीं रहती। पंक की कुछ एबिलिटीज डायरेक्ट सोल डैमेज कर सकती है, जो बैरियर और हीलिंग से नहीं बचा सकती। मैंने इसे 9th रैंक पर इसलिए रखा है, पंक का डिस्ट्रक्टिव आउटपुट, माना कंट्रोल और एलिमेंटल डोमिनेशन उसे बैटलफील्ड पे एक लिटरली डिजास्टर बनाता है। मान लो अगर उसकी सील अनलॉक हो गई और वो अपनी पावर को फुल अनलीश कर लेता है, तो बिएट्रिक्स जैसे माना यूजर्स भी उसके सामने कुछ नहीं है। इसलिए वो क्लियरली 9th रैंक डिजर्व करता है। बात करें नंबर 8 की, नंबर 8 पर है रोजवाल। ये बंदा सिर्फ एक नोबल नहीं है, एक 1000 ईयर ओल्ड मैजिशियन है। रोजवाल का नेचर काम और कैलकुलेटिव और कभी कभी क्रीपी होता है, बट अगर तुम्हें बता दूं, रोजवाल भी फायर मैजिक का मास्टर है और उसके अटैक का रेंज इतना बड़ा होता है कि पूरी बैटलफील्ड भी डिस्ट्रॉय हो जाए। उसके स्पेल्स इतने फास्ट होते हैं कि सामने वाले अपोनेंट्स को हिलने तक का मौका नहीं मिलता। उसके पास इमेंस माना कैपेसिटी है, जो उसे लॉन्ग फाइट में बिएट्रिक्स या पंक जैसे स्पिरिट तक कॉम्पीट करने लायक बनाती है। अब मैं बताता हूँ कि मैंने इसे 8th रैंक पर क्यों रखा। पंक का ट्रू फॉर्म डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन वो इमोशन बेस्ड है और ज्यादा टाइम सस्टेन उस फॉर्म को नहीं कर सकता। बिएट्रिक्स भी स्ट्रॉन्ग है, पर उसकी एबिलिटीज डिफेंसिव और सपोर्टिव ज्यादा फोकस्ड है। रोजवाल पूरे बैटलफील्ड को अकेले ही मार सकता है, वो भी बिना किसी इमोशनल ब्रेकडाउन के। इसी वजह से वो एक वन मैन डिजास्टर बन जाता है। स्ट्रेटेजिकली और मैजिकली रोजवाल सब पे हैवी पड़ता है, इसलिए उसका रैंक 8 बिल्कुल जस्टिफाइड है। बात करें अपने 7th कैरेक्टर की, जिसका नाम है एचेडना। उसकी स्ट्रेंथ उसके ब्रेन और मैजिक दोनों में है। वो इमोशंस को समझने से ज्यादा एनालाइज करती है और इसीलिए वो सबसे ज्यादा डेंजरस है। एचेडना के पास अनलिमिटेड मैजिकल नॉलेज है। किसी भी टाइप का मैजिक, एंशिएंट सीक्रेट वो इंस्टेंटली समझ सकती है। वो सोल लेवल मैनिपुलेशन भी कर सकती है। किसी की भी सोल को ट्रैप करना या ट्रांसफर करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। वो किसी भी पर्सन की या ऑब्जेक्ट की नॉलेज या उनकी मैजिकल एबिलिटीज भी कॉपी इजीली कर सकती है। मेरा इसे 7th रैंक पे रखने का रीजन ये है, अगर मैं ध्यान से देखूं, रोजवाल पावरफुल है, लेकिन उसकी नॉलेज और एबिलिटी स्टिल ह्यूमन लेवल पे लिमिटेड है, जबकि एचेडना ने खुद रोजवाल को ट्रेन किया है। एचेडना किसी भी बैटलफील्ड में बिना हाथ उठाए इजीली जीत सकती है। उसकी इमोर्टैलिटी, एक्नॉलेज पूल और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन उसे काफी लेवल ऊपर ले जाती है, इसलिए वो रैंक 700% डिजर्व करती है। अब अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है पेंडोरा। पेंडोरा की सबसे ओपी पावर है कि जो चीज उसे पसंद नहीं वो उसकी एक्सिस्टेंस ही मिटा देती है। मान लो कि तुम एक मोमेंट पे उसके सामने खड़े हुए हो और तुम उसे अटैक कर रहे हो, बट लेकिन उसने तुम पे ये मूव आजमा ली, तो तुम इस दुनिया से एग्जिस्ट करोगे ही नहीं। वो एनवायरनमेंट और लोगों का पर्सपेक्शन भी बदल सकती है, जिससे हमारे जैसे स्मॉल एनिमीज कमजोर हो जाते हैं। अब मैं बताता हूँ कि मैंने इसे 6th रैंक पर क्यों रखा। एचेडना की नॉलेज इनफिनाइट हो सकती है, लेकिन पेंडोरा उस एक्नॉलेज के रूल्स ही तोड़ देती है। रोजवाल, बिएट्रिक्स, पंक, एमिलिया सबके पास डिस्ट्रक्टिव पावर्स है, लेकिन पेंडोरा रियलिटी को कंट्रोल करके उस पर रूल करती है। सिंपल वर्ड में, अगर तुम उससे जीत भी जाओ तो वो रियलिटी को चेंज करके तुम्हें हरा देगी। इसलिए बिना कॉम्बैट के भी वो बैटलफील्ड क्वीन है एंड रैंक 6 भी डिजर्व करती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है रेगुलस कॉर्निया। रीजीरो का सबसे नार्सिसिस्ट और डेंजरस विलन रेगुलस कॉर्निया। उसके पास 78 बीवियां हैं और वो उन सब का दिल अपने अंदर सील करके अपने आप को इमोर्टल बना देता है। जब तक वो दिल सेफ है, रेगुलस को कोई मार नहीं सकता। वो अपने आसपास के एरिया को एब्सोल्यूट स्टिलनेस में ले आता है, जहां कोई भी ऑब्जेक्ट, फोर्स उसको टच नहीं कर सकती, जैसे फायर, विंड, स्वॉर्ड, एक्सप्लोजन, कुछ भी उसे कांटेक्ट नहीं कर सकता। जब तक उसकी एबिलिटी एक्टिव है, उसको डैमेज देना इम्पॉसिबल है, क्योंकि टाइम उसके आसपास रुक गया होता है। पेंडोरा के पास रीराइट पावर है, लेकिन उसकी एक लिमिटनेस है, वो डायरेक्ट कॉम्बैट में नहीं लड़ सकती।
रेगुलस डायरेक्ट फील्ड पर आता है और वो फिजिकली मैजिकली दोनों में अनबीटेबल है। पेंडोरा इनडायरेक्टली रियलिटी को तोड़ती है, बट रेगुलस तो रियलिटी के टाइम का ही स्विच बंद कर देता है। रेगुलस एक लिविंग पैराडॉक्स है जो मर नहीं सकता, रुक नहीं सकता और गुस्सा आए तो पूरे बैटलफील्ड डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए कॉम्बैट बेस्ड रैंकिंग में वो क्लियरली पेंडोरा से एक लेवल ऊपर है। देखो, मुझे प्रोनाउंसिएशन में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, तो अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ तो मुझे माफ कर देना। अब अपना नेक्स्ट कैरेक्टर है सिगमत। मुझे नहीं पता मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। ये है विच ऑफ स्लॉथ सिगमत, जिसका नेचर स्लीपी, बोर्ड और साइलेंट लगता है, लेकिन अंदर से ये एक वॉकिंग नेचुरल डिजास्टर है। ये ना ही ज्यादा बोलती है और ना ही ज्यादा चलती फिरती है, बस बैठे बैठे ही सभी को खत्म कर देती है। सिगमत के पास वही अनसिन हैंड है जो कि अब सुबारू के पास है, पर यहाँ फर्क ये है उसके पास हैंड्स 1000 के नंबर्स में है। उसके अनसिन हैंड की स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो एक ही टाइम पे 100 लोगों को अलग अलग तरीके से मार सकती है। रेगुलस की एबिलिटी अनब्रेकेबल है, पर लेकिन सिगमत के सामने वो भी फीका पड़ सकता है। पेंडोरा रियलिटी रिराइट कर सकती है, लेकिन सिगमत के थाउजेंड्स ऑफ हैंड्स इतने अनप्रेडिक्टेबल और हाई स्पीड होते हैं कि वो डिसीजन लेने से पहले ही क्रश कर सकते हैं। एचेंडा एक मास्टरमाइंड है, लेकिन सिगमत डायरेक्ट बैटलफील्ड पे रो मैजिकल फोर्स का सुनामी है। ओवरऑल सिगमत एक न्यूक्लियर वेपन की तरह है, अगर वो सीरियस हो गई तो पूरे वर्ल्ड की बैंड बजाएगी। इसलिए वो अर्न करती है रैंक 4 सबसे डिस्ट्रक्टिव विचेस में से एक। बात करते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की, जिसका नाम है वोल्केनिया। रीज़रो के वर्ल्ड के एक लेजेंडरी गार्डियन, जिसको खुद स्टेला जैसे थ्रेट को रोकने के लिए बनाया गया था। वोल्केनिया अपने एक पूंछ के वार से या अपनी दहाड़ से ही एक पूरे शहर को उड़ा सकता है। सिगमत जैसे विच अगर डायरेक्ट हिट ले तो वोल्केनिया उसके बचे कुचे हाथों को भी गायब कर देगा। वोल्केनिया के फायर अटैक नॉर्मल फ्लेम नहीं होते, ये डिवाइन लेवल तक होता है जो मैजिक रेजिस्टेंस और बैरियर तक को जला देता है। फैक्ट की बात यह है कि अब तक कोई भी इसे प्रॉपर्ली डैमेज कर ही नहीं पाया। मेरा इसे रैंक 3 पर रखने का रीजन ये है, सिगमत पावरफुल है पर उसके डिस्ट्रक्शन लिमिटेड रेंज में है। वोल्केनिया का डिस्ट्रक्टिव स्केल रीजन वाइड है और वो एरियल डोमिनेशन भी करता है, मतलब पूरी कंट्री को एक साथ उड़ा सकता है। रीज़रो के वर्ल्ड में जो भी ग्रेट क्लैमिटीज हैं उनको रोकने के लिए वोल्केनिया एक फाइनल बॉल जैसा है। अब आता है नंबर 2 कैरेक्टर, जिसका नाम है स्टेला। रीज़रो के सबसे मिस्टीरियस और सबसे डेंजरस एंटिटी स्टेला, जिसे लोग विच ऑफ एनवी के नाम से भी जानते हैं। ये वो कैरेक्टर है जिसने पूरे वर्ल्ड को ब्लैक शैडो में डुबो दिया। स्टेला को मार पाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो बार बार रिजेनरेट करती है, चाहे तुम उसकी बॉडी को कितनी बार ही मार दो। उसकी प्रेजेंस से ही टाइम डिसॉर्ट हो जाता है, लोग पागल होने लगते हैं और जो वीक माइंडेड वाले लोग होते हैं वो तुरंत ही मर जाते हैं। लिटरली वो सुबारू को रिटर्न बाय डेथ की पावर दे चुकी है, मतलब वो सोल लेवल पावर को भी कंट्रोल कर सकती है। जो भी स्टेला के कांटेक्ट में आता है या तो वो उससे ऑब्सेस्ड हो जाता है या तो धीरे धीरे वो मौत के करीब आने लग जाता है। वोल्केनिया एक डिवाइन बीस्ट है, पर स्टेला एक रियलिटी रैपिंग प्रेजेंस और इमोर्टल नेचर उससे भी ज्यादा थ्रेटिंग है। एचेडना, सिगमत, पेंडोरा सब पावरफुल है, बट स्टेला इनको इजीली ओवरपावर कर सकती है। वो पूरा एक कॉन्टिनेंट डिस्ट्रॉय कर चुकी है और उसके लिए वो बस एक स्टार्ट था। सच बताऊं तो स्टेला की पावर अब तक हमें सच में दिखाई ही नहीं गई है, मतलब शी कुड बी इवन स्ट्रॉन्गर देन व्हाट वी नोस। इसलिए उसको सेकंड रैंक देना मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट था। अब तक मैंने तुम्हें जितने भी कैरेक्टर बताए हैं उन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये कैरेक्टर है। इसका नाम है रेनहार्ड वैन एस्ट्रिया। ये बंदा एक वॉकिंग चीट कोड है। ये इस लिस्ट में से सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसके सामने डेथ भी रुक जाती है। रेनहार्ड के पास 100 से ज्यादा डिवाइन प्रोटेक्शन है, जिसमें से हर एक के पास एक नई नई एबिलिटीज होती है। उसके पास एक पावर और है, उसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ डेथ। इसका मतलब है तब तक नहीं मरेगा जब तक उसका काम पूरा ना हो। उसके पास और भी बहुत सारी एबिलिटीज है, जैसे प्रोटेक्शन फ्रॉम पॉइजन, डिजीज, मेंटल अटैक, कुछ भी इफेक्ट नहीं कर सकता उसे। उसके पास इंस्टेंट वेपन मास्टरी भी है। वो किसी भी नए वेपन को अगर हाथ भी लगाता है तो वो उसका एक्सपर्ट बन जाता है। उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ, रिफ्लेक्सेस सब एक डिवाइन पीक लेवल पर है। वो इतना फास्ट है कि वो लोगों को टेलीपोर्ट होते हुए दिखता है। स्टेला स्ट्रॉन्ग है, पर रेनहार्ड की तलवार उसको मारने की कैपेबिलिटी रखती है। रेगुलस, पेंडोरा, इवन वोल्केनिका, रेनहार्ड के अगेंस्ट उनका चांस 0 है। रियलिटीज इस बंदे को हराना तो दूर, एक घाव देना भी मुश्किल है। तो ये थे मेरे 15 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर रीज़रो के अंदर। मैं इसमें सुबारू को भी ऐड करना चाहता था, बट लेकिन अगर मैं उसको ऐड कर देता तो वो नंबर 1 पर होता। पर मैंने ये लिस्ट कॉम्बैट और मैजिक यूजर्स पे बनाई है, तो सुबारू सॉरी भाई। इसी बात पे मुझे एक बार बता देना कि तुम्हें मेरी रैंकिंग कैसी लगी। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। इस वीडियो ने तो हालत खराब कर दी भाई इस बार। चलो चलते हैं, बाय।